यस, अभी हमने जूस निकाला था हमारे सेक्शन 73 का। आइए अब हम जूस निकालेंगे हमारे सेक्शन 74 का। तो सबसे पहला क्वेश्चन सेक्शन 74 को लेके ये बनता है कि सेक्शन 74 की एप्लीकेबिलिटी कब होगी। तो जब ये क्वेश्चन हमने डिपार्टमेंट से पूछा तो डिपार्टमेंट ने कहा सेक्शन 73 और सेक्शन 74 दोनों की ही एप्लीकेबिलिटी होती है कब, जब टैक्स नॉट पेड होता है, जब टैक्स शॉर्ट पेड होता है, जब आईटीसी रॉन्गली यूटिलाइज्ड होता है, आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड होता है, या फिर आपने टैक्स का एरोनियसली क्या ले लिया और रिफंड ले लिया हो। लेकिन सेक्शन 74 में नोटिस हमेशा DRC 01 से आएगा, 73 का हो या 74 का हो। नोटिस में मेंशन किया जाएगा कि ये नोटिस हमने सेक्शन 73 का इशू किया है या ये नोटिस हमने सेक्शन 74 का इशू किया है। लेकिन सेक्शन 74 का नोटिस इशू करने के लिए प्रॉपर ऑफिसर के पास में रीजन टू बिलीव हो कि असेसी ने, पर्सन ने फ्रॉड करा है, सप्रेशन ऑफ फैक्ट करा है या फिर विलफुल मिस स्टेटमेंट करा है, प्रॉपर ऑफिसर की ओपिनियन में, तो वो सेक्शन 74 का नोटिस क्या करते हैं, इशू करते हैं। ओके, तो ये हमारा हुआ सेक्शन 74 का सबसेक्शन कौन सा, 1। हमेशा शोकॉस नोटिस DRC किससे आएगा, 01 से आएगा। सेम सेक्शन 73 में बताया था शोकॉस नोटिस इशू करने से पहले डिपार्टमेंट आपको DRC 01A से कम्युनिकेट करेगा, DRC 01A से क्या करेगा, आपको कम्युनिकेट करेगा। आप अगर उसका फुल पेमेंट कर देते हैं, नोटिस में जितना भी अमाउंट क्या है मेंशन है, टैक्स का अमाउंट, इंटरेस्ट का अमाउंट, पेनल्टी का अमाउंट, तो अब आपको शोकॉस नोटिस इशू नहीं किया जाएगा। ओके, शोकॉस नोटिस इशू नहीं किया जाएगा। और अगर आप अपना सबमिशन देना चाहते हैं तो आप इसके पार्ट बी से अपना क्या दे सकते हैं, सबमिशन दे सकते हैं। तो ये हमें डिपार्टमेंट ने बताया कि जब भी फ्रॉड होगा, सेपरेशन ऑफ फैक्ट होगा, विलफुल मिस स्टेटमेंट होगा, प्रॉपर ऑफिसर की ओपिनियन में प्रॉपर ऑफिसर की ओपिनियन में, तो वो आपको सेक्शन 74 में क्या करेगा, प्रोसीड विद करेगा, आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग सेक्शन 74 की क्या करेगा, चलाएगा। ओके, तो पहले आपको कम्युनिकेट किया जाएगा, आप पूरा पेमेंट कर देते हैं, तो आपको शोकॉस नोटिस नहीं इशू किया जाएगा, कोई शोकॉस नोटिस इशू नहीं किया जाएगा। ओके, अब यहां पर क्वेश्चन हमने डिपार्टमेंट से पूछा कि सेक्शन 73 के अंदर पेनल्टी का अमाउंट 10% ऑफ टैक्स और 10,000 था, तो सेक्शन 74 तो फ्रॉड का केस है। ओके, सप्रेशन ऑफ फैक्ट का केस है, विलफुल मिस स्टेटमेंट का केस है, तो यहां पर तो पेनल्टी बोनाफाइड सेक्शन 73 से ज्यादा होनी तो बनती है। अगर सेम अमाउंट की पेनल्टी हुई तो सब डेलिब्रेटली क्या करेंगे, फ्रॉड करेंगे, सब डेलिब्रेटली सप्रेशन ऑफ फैक्ट करेंगे, सब डेलिब्रेटली क्या करेंगे, विलफुल मिस स्टेटमेंट करेंगे, क्योंकि पेनल्टी का अमाउंट अगर 73 और 74 में सेम होने लगा। तो डिपार्टमेंट ने हमें कहा प्लीज स्टॉप, यहां पर रुकिए, सेक्शन 74 के अंदर जो पेनल्टी है वो सेक्शन 73 से बहुत क्या है, ज्यादा वाली पेनल्टी है। और यहां पेनल्टी का जो अमाउंट है वो है कितना, 100% ऑफ क्या है, टैक्स अमाउंट, 100% ऑफ कौन सा, टैक्स अमाउंट। वहां पर 10% था और 10,000 था, विच एवर इस क्या था, हायर था, विच एवर हायर। तो हमने यहां पर डिपार्टमेंट से कहा कि इसका मतलब सेक्शन 73 में मिनिमम पेनल्टी अगर लगेगी तो वो 10,000 की लगेगी, लेकिन सेक्शन 74 में पेनल्टी का अमाउंट तो 100% ऑफ किसका है, टैक्स का है, और 100% ऑफ टैक्स अमाउंट की पेनल्टी तो वो 10,000 से कम भी हो सकती है। तो यहां पर डिपार्टमेंट ने कहा आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया है, आपका वर्ड्स का जूस निकाला हुआ बहुत बढ़िया है, यहां पेनल्टी का अमाउंट 100% ऑफ कौन सा है, टैक्स अमाउंट है। अगर टैक्स का अमाउंट ही 10,000 रुपए से कम है तो पेनल्टी 10,000 से क्या होगी, कम ही होगी। और अगर टैक्स का अमाउंट 10,000 से ज्यादा है तो पेनल्टी का अमाउंट भी क्या हो जाएगा, 10,000 से क्या होगा, ज्यादा ही होगा, पेनल्टी का अमाउंट 10,000 से ज्यादा। तो ये हमको प्रॉपर ऑफिसर ने बताया। और अब हम आते हैं हमारे सेक्शन 74 और सबसेक्शन किस पे, 1 पे, वेयर इट अपीयर्स टू प्रॉपर ऑफिसर। तो सेक्शन तो प्रॉपर ऑफिसर, डिपार्टमेंट ने कहा हम सेक्शन 74 में कार्यवाही तभी करते हैं जब प्रॉपर ऑफिसर की ओपिनियन में अगर उसको अपीयर हो रहा है कि टैक्स नॉट जो पेड है, टैक्स जो शॉर्ट पेड है,
एरोनियसली रिफंडेड है, आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड और रॉन्गली यूटिलाइज्ड है, और वो ओपिनियन उसकी ओपिनियन में फ्रॉड की वजह से है, या फिर विलफुल मिस स्टेटमेंट की वजह से है, या फिर सपरेशन ऑफ फैक्ट की वजह से है, तो पहले तो वो आपको कम्युनिकेट करेगा। हमने पूछा ये कहां दिया है, सेक्शन 74 में तो नहीं दिया था, सेक्शन 74 में भी नहीं दिया था, तो कम्युनिकेट करने की बात कहां दी है, तो डिपार्टमेंट ने कहा कम्युनिकेट करने की बात डिमांड का जो रूल है, रूल कौन सा 142, उसका सब रूल किसमें दिया है, 1A में दिया है, और कम्युनिकेट करेंगे DRC 01A से, और इसके पार्ट किसमें, ए से हम आपको कम्युनिकेट करेंगे। ओके, तो हमने कहा बिल्कुल सही बात है, समझ में आ चुकी है, और अगर हम पे कर देते हैं तो आप नोटिस भी इशू नहीं करेंगे, ये बात भी हमें क्या गई है, समझ में आ गई है। तो अब यहां पर प्रॉपर ऑफिसर कहता है कि अगर आप कम्युनिकेट के पेमेंट नहीं करते हो, आप पार्ट बी में सबमिशन देते हो, तो फिर अब हम प्रोसीड करेंगे शो कॉज नोटिस, और वो करेंगे ही शैल सर्व शो कॉज नोटिस। नोटिस क्या करेंगे, सर्व करेंगे। तो हमारे यहां पर्सन ने कहा हमें मालूम है कि नोटिस का फॉर्म DRC कौन सा होता है, 01 होता है, ये नोटिस आप क्या करेंगे, हम पे सर्व करेंगे ऑन दी पर्सन चार्जेबल विद क्या है, टैक्स। अब हमारे यहां पर पर्सन ने पूछा कि एक और क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहा है, यहां पर जो आप बार बार पर्सन वर्ड क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो क्या ये पर्सन रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों ही हो सकता है। तो यहां पर डिपार्टमेंट ने पर्सन की तारीफ करी कि आपने अच्छा जूस निकाला वर्ड का, और अच्छा क्वेश्चन बनाया कि ये पर्सन रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड। तो डिपार्टमेंट ने कहा वैसे तो वर्ड पर्सन यूज करा है, लेकिन हम प्रैक्टिकल बात करें तो यहां पर इस पर्सन का मतलब कौन सा पर्सन है, अनरजिस्टर्ड क्या है, पर्सन है। तो हमारे पर्सन ने क्वेश्चन पूछा कि ये कैसे आपने कंक्लूड करा कि यहां पर्सन का मतलब अनरजिस्टर्ड होगा। तो डिपार्टमेंट ने बहुत ही प्यार से आंसर दिया और कहा यहां पर 74 और 73 में पर्सन का मतलब रजिस्टर्ड है, क्योंकि इसका रीजन हम आपको बता रहे हैं। अगर वो अनरजिस्टर्ड होता तो हम उसके अगेंस्ट सेक्शन 63 के अंदर, हम सेक्शन 63 में उसका क्या करते, बेस्ट जजमेंट करते। हम उसकी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, उसकी कंप्यूटेशन ऑफ क्या है, जीएसटी लायबिलिटी है, हम सेक्शन 73 में क्या करते, कंप्यूट 63 से हम कंप्यूट करते, और 63 में अनरजिस्टर्ड पर्सन का क्या होता है, बेस्ट जजमेंट होता है, और वहीं पर हम उसकी टैक्स लायबिलिटी, इंटरेस्ट लायबिलिटी और पेनल्टी क्या कर देते हैं, हम वहीं पर ही उसके कंप्यूट कर देते। ओके, तो यहां पर नहीं दिया है, लेकिन एक मानने और समझने वाली बात है कि यहां पर्सन का मतलब कौन सा होगा, रजिस्टर्ड पर्सन होगा, क्योंकि अनरजिस्टर्ड का तो हम सेक्शन 63 से बेस्ट जजमेंट करके वहीं पर हम उसका टैक्स भी क्या कर देंगे, कंप्यूट कर देंगे, उसका इंटरेस्ट भी हम वहीं से कंप्यूट कर देंगे, और पेनल्टी जो सेक्शन 122 में दी है, सेम पेनल्टी है। प्रॉपर डिपार्टमेंट ने समझाया, समझिए पेनल्टी वहां पर भी सेम है, जो पेनल्टी यहां सेक्शन 73 में दी है, और फ्रॉड के केस में जो यहां 74 में दी है, सेम पेनल्टी हमने वहां पर सेक्शन 122 में दी है, तो वो सेम पेनल्टी लगा दी जाएगी, और वो हम उसका कार्यक्रम प्रोग्राम कौन से सेक्शन से कर देंगे, 63 से कर देंगे। अब इसी चीज से हमने जूस निकाला कि 73 और 74 में जो पर्सन वर्ड यूज करा है, इसका इंटरप्रिटेशन कौन सा पर्सन बनता है, रजिस्टर्ड पर्सन बनता है। तो हमारे यहां पर्सन ने कहा कि थैंक यू जो आपने इतना अच्छे वर्ड का इंटरप्रिटेशन हमें समझाया। ओके, तो अब यहां पर क्या होगा, पर्सन को DRC 01 से क्या होगा, नोटिस क्या करेंगे, हम आपको क्या करेंगे, सर्व करेंगे, नोटिस सर्व करेंगे, रिक्वायरिंग हिम टू शो कॉज। ओके, रिक्वायरिंग हिम टू शो कॉज व्हाई ही शुड नॉट पे, तो हमने पूछा ये रिक्वायरिंग हिम टू शो कॉज का मतलब क्या होता है। तो यहां पर डिपार्टमेंट ने कहा रिक्वायरिंग हिम टू शो कॉज का मतलब है कि आपको इस नोटिस का आप क्या दे सकेंगे, अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकेंगे। तो हमारे यहां पर्सन ने कहा बिल्कुल समझ गया, 73 में आपने बताया था रिप्रेजेंटेशन DRC 06 से दिया जाता है। ओके, और आपने यह भी बताया था कि रिप्रेजेंटेशन जो पोर्टल पे दिया जाएगा, यहां पर हम पर्सनल हियरिंग भी क्या कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। तो हमारे यहां डिपार्टमेंट ने कहा कि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, फॉर्म भी आपको क्या है, याद है। ओके, तो बहुत ही क्या है, अच्छी बात है, आप अपना क्या दें, रिप्रेजेंटेशन दें, व्हाई ही शुड नॉट पे, और आप अपना क्या रखें, ग्राउंड रखें कि आप क्या बताना चाहते हैं, या आपकी ओपिनियन में क्यों डिमांड नहीं बन रही है, या उतने अमाउंट की नहीं बन रही है, इसलिए हम आपको क्या देंगे, नोटिस देंगे, इस अमाउंट स्पेसिफाइड इन दी नोटिस। तो उतना अमाउंट क्या क्यों पे नहीं करें, अलोंग विद किसके साथ, इंटरेस्ट के साथ, और पेनल्टी होगी कितनी,
इक्विवेलेंट टू टैक्स अमाउंट, इक्विवेलेंट टू टैक्स अमाउंट, तो हमारे यहां डिपार्टमेंट ने कहा इक्विवेलेंट टू टैक्स अमाउंट का मतलब 100% ऑफ कौन सा है, टैक्स अमाउंट है। तो हमारे यहां डिपार्टमेंट ने कहा आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही है, 100% ऑफ टैक्स अमाउंट का मतलब ये पेनल्टी 10,000 से कम और 10,000 से ज्यादा दोनों ही हो सकती है। 10,000 भी हो सकती है, 10,000 से कम भी हो सकती है, 10,000 से क्या हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। डिपार्टमेंट ने ये हमको क्या दिया, जूस दिया। तो हमारे यहां पर्सन ने कहा कि 73 के अंदर पेनल्टी तो मिनिमम कितनी होती है, मिनिमम 10,000 की पेनल्टी होती है। तो सेक्शन 73 की पेनल्टी इधर या फिर तो 10,000 जितनी या 10,000 से ज्यादा होती है। 74 की पेनल्टी 100% ऑफ टैक्स अमाउंट की होती है। ओके, अब हमारे यहां पर पर्सन ने पूछा कि 73 में आपने बताया था नोटिस को इशू करने की टाइम लिमिट बताई थी, और आपने यह कहा था कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि जहां पर आपको किसी पर्सन एबीसी लिमिटेड या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म या फिर कोई इंडिविजुअल का पूरा दे दें कि इस ईयर की डिमांड है, इस मंथ की डिमांड है, इस दिन क्या हुआ, नोटिस क्या किया गया, इशू किया गया, और फिर उसके लिए क्या करी गई है, प्रोसीडिंग की गई है। तो अब आपको क्या करना है, कमेंट करना है। तो आपने बताया था कि सबसे पहले चेक करना है कि शो कॉज नोटिस सेक्शन 73 के अंदर डिमांड ऑर्डर पास करने की जो भी टाइम लिमिट है उससे एटलीस्ट 3 मंथ्स बिफोर क्या हो चुका हो, इशू हो चुका हो। वो सेक्शन 73 की थी। हम यहां ये पूछना चाहते हैं आपसे, क्या सेक्शन 74 में भी शो कॉज इशू, शो कॉज नोटिस इशू करने की टाइम लिमिट क्या सेम है? क्योंकि ये तो फ्रॉड है, ऑडिट होगी तो डिटेक्ट होगा, इन्वेस्टिगेशन में डिटेक्ट होगा, इतनी आसानी से डिटेक्ट होने वाला नहीं है। तो क्या ऐसी स्थिति में लॉ ने सेम टाइम लिमिट रखी है या सेक्शन 74 में एक एक्सटेंडेड टाइम लिमिट क्या करी है, दी है शो कॉज नोटिस क्या करने की, इशू करने की? तो डिपार्टमेंट ने कहा सुनिए, इसका आंसर आपको सब सेक्शन क्या देगा, 2 देगा। सेक्शन 74 सब सेक्शन 2 देगा, और वो बताएगा टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ कौन सा, शो कॉज नोटिस। जो शो कॉज नोटिस सब सेक्शन 1 में क्या हुआ है, इशू हुआ है। यहां पर पर्सन ने कहा कि आपने शो कॉज नोटिस इशू करने की तो टाइम लिमिट बताई है, लेकिन DRC 01 कम्युनिकेट करने की कोई टाइम लिमिट नहीं बताई। तो हमारे यहां पर डिपार्टमेंट ने कहा यह क्वेश्चन अच्छा नहीं था, आपको बता दिया है कि शो कॉज नोटिस इशू करने से पहले क्या करना पड़ेगा, DRC 01 से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह क्लियर है कि DRC 01 सेक्शन 74 सब सेक्शन 2 में शो कॉज नोटिस इशू करने की जो टाइम लिमिट है उससे पहले पहले क्या होगा, आपके पास में आ जाना चाहिए। और शो कॉज नोटिस इशू करने की टाइम लिमिट एटलीस्ट 6 मंथ प्रायर है, एटलीस्ट 6 मंथ प्रायर है। कौन से जो टाइम लिमिट स्पेसिफाइड है सबसेक्शन 10। तो हमने यहां पर पूछा ये सबसेक्शन 10 में जो टाइम लिमिट है वो किस चीज की है? तो डिपार्टमेंट ने कहा सबसेक्शन 10 में जो टाइम लिमिट दी है वो ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट है 74 के केस में, फ्रॉड के केस में, सेपरेशन ऑफ फैक्ट के केस में, विलफुल मिसस्टेटमेंट के केस में जो डिमांड ऑर्डर डीओ पास होगा वो कितने समय में पास हो जाना चाहिए, उसकी टाइम लिमिट सबसेक्शन 10 में दी गई है। और वहां जो टाइम लिमिट दी गई है वो दी गई है 5 साल की टाइम लिमिट दी गई है। ओके, हमने पूछा कितनी टाइम लिमिट है, तो डिपार्टमेंट ने कहा विद इन ए पीरियड ऑफ 5 इयर्स। तो 5 इयर्स, और ये 5 इयर्स कब से होंगे, तो वही सेम जो सेक्शन 73 में दिया था, दैट इज ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग। और हमारे यहां पर पर्सन ने कहा याद है हमें, आपने कहा था अगर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है अगर एक्सटेंड हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है ड्यू डेट रिटर्न फाइल करने की, तो अकॉर्डिंगली डिमांड ऑर्डर डीओ पास करने की टाइम लिमिट भी एक्सटेंड हो जाएगी, और साथ ही पैरेलली शो कॉज नोटिस इशू करने की टाइम लिमिट भी एक्सटेंड हो जाएगी। ये हमें बिल्कुल आपका बताया हुआ क्या है, याद है। तो डिमांड ऑर्डर सेक्शन 74 में प्रॉपर ऑफिसर ने कहा सब सेक्शन 10 की टाइम लिमिट है 5 साल, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट जो सेक्शन 44 सब सेक्शन 1 में दी है, जो GSTR कौन सा होता है, 9 होता है, या फिर क्या होता है, 9 ही होता है, जिसकी ड्यू डेट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का 31 ऑफ क्या होती है, दिसंबर होती है। वहां से कितने साल, 5 साल में डिमांड ऑर्डर क्या करना है, पास करना है, डिमांड ऑर्डर क्या करना है, पास करना है। और एरोनियस रिफंड के केस में जिस दिन एरोनियस रिफंड हुआ है वहां से कितने साल, 5 साल, वहां से कितने साल है, 5 साल, क्योंकि एरोनियस रिफंड के केस में एनुअल रिटर्न से कोई लेना और देना नहीं होता है। तो जिस दिन एरोनियस रिफंड ग्रांट हुआ वहां से 5 साल में डिमांड ऑर्डर क्या करना है, पास करना है। और जो भी डिमांड ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट है उससे एटलीस्ट 6 मंथ क्या है बिफोर, जिसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि विद इन 4 इयर्स एंड कौन सा 6 मंथ समझ सकते हैं, लेकिन हम लिख नहीं सकते, लिखना पड़ेगा एटलीस्ट 6 मंथ क्या है बिफोर। और ये नोटिस इशू करने की क्या है, टाइम लिमिट है। नोटिस
इशू करने की टाइम लिमिट है, डिपार्टमेंट ने कहा सर तो आपको 6 महीने के क्या हो सकेगा, बाद में भी हो सकेगा, तो 4 साल 6 महीने में शो कॉज नोटिस क्या हो जाना चाहिए, इशू हो जाना चाहिए। तो हमारे यहां पर हमारे असेसी पर्सन ने कहा समझ गए 74 में भी एक नोटिस इशू करने की टाइम लिमिट है, नो टाइम लिमिट का प्रोविजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि विदाउट एनी टाइम लिमिट डिपार्टमेंट आपको क्या दे सके, शो कॉज नोटिस दे सके। इसका मतलब 4 साल 6 महीने के अंदर प्रॉपर ऑफिसर को फ्रॉड डिटेक्ट करना है और आपको नोटिस क्या करना है, इशू करना है, और 5 साल में उसका डिमांड ऑर्डर भी पास करके क्या करना है, तैयार करना है। तो नो टाइम लिमिट वाला क्या नहीं है, प्रोविजन नहीं है, प्रोविजन नहीं है। अब हमारे यहां पर पर्सन ने पूछा मान लीजिए अगर ये 4 साल 6 महीने दैट इज डिमांड ऑर्डर पास करने की जो टाइम लिमिट है उससे एटलीस्ट 6 मंथ बिफोर अगर नोटिस इशू नहीं हो पाता है तो फिर उस केस में क्या होगा। तो हमारे यहां डिपार्टमेंट ने कहा ऐसी स्थिति में फ्रॉड डिटेक्ट होने पर भी अगर आपने 4 साल 6 महीने में नोटिस इशू नहीं करा तो अब आप उसके अगेंस्ट डिमांड ऑर्डर क्या नहीं कर सकेंगे, पास नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अब अगर आप शो कॉज नोटिस इशू करेंगे तो वो नोटिस क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, और इनवैलिड नोटिस की डिमांड ऑर्डर क्या नहीं किया जा सकता, पास नहीं किया जा सकता। ओके, तो हमारे यहां पर्सन ने कहा बात बिल्कुल क्या आ चुकी है, समझ में आ चुकी है। अब हमारे यहां पर्सन पूछता है कि आपने जैसा सेक्शन 73 में बताया था कि आपको शो कॉज नोटिस आ चुका है और इसमें आपसे कहा गया है कि आप जानबूझ के 5% की रेट से टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं, जबकि आपके सप्लाई पे रेट कितनी है, 12% है, आपको डीआरसी क्या आ चुका है, 01 आ चुका है, रिप्रेजेंटेशन का आपको क्या दिया गया है, मौका दिया गया है, और उस रिप्रेजेंटेशन पीरियड में भी आप 5% से ही टैक्स का पेमेंट किए जा रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा अपने पे विश्वास है कि उस सप्लाई पे रेट 5% ही है और आप उस रिप्रेजेंटेशन पीरियड में 5% की रेट से ही टैक्स का पेमेंट किए जा रहे हैं। आपको खुद पे यकीन है कि आप प्रॉपर ऑफिसर को यह बात समझा सकेंगे कि आपकी रेट 5 है और आपने कोई फ्रॉड नहीं किया है। तो अब यहां पर क्वेश्चन बना और हमने डिपार्टमेंट से पूछा कि वो जो रिप्रेजेंटेशन पीरियड है उसमें भी हम जो 5% की रेट से टैक्स का पेमेंट किए जा रहे हैं तो क्या उस पीरियड के लिए भी आप क्या हमें शो कॉज नोटिस देंगे। तो डिपार्टमेंट ने कहा सेम बात हमने आपको सेक्शन 73 में समझाई थी, अगर आपके ग्राउंड जो है डिमांड के वो सेम है, क्योंकि जब भी हम आपको नोटिस देंगे तो हम आपको वहां पर ब्रीफ क्या देंगे, फैक्ट ऑफ दी क्या देंगे, केस देंगे, ग्राउंड बताएंगे। तो अगर जो आपका ब्रीफ ऑफ दी क्या था, केस था, वो डीआरसी 01 में जो था, आज भी अगर वही है रिप्रेजेंटेशन पीरियड में, तो आज हम शो कॉज नोटिस इशू नहीं करके हम स्टेटमेंट इशू कर देंगे डीआरसी कौन से 02 से। तो सेम बात सेक्शन 73 में थी। हमने पूछा, आपने कहा था बिना शो कॉज नोटिस के प्रोसीड कर नहीं सकते, बिना शो कॉज नोटिस के डिमांड ऑर्डर पास कर नहीं सकते। तो ये डीआरसी 02 जो है, ये डीआरसी जो 02 है, ये तो आपने कहा स्टेटमेंट है, और जब ये स्टेटमेंट है तो फिर आप डिमांड ऑर्डर कैसे क्या करेंगे, पास करेंगे। तो यहां हमारे प्रॉपर ऑफिसर ने कहा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन का अच्छा आंसर सुनिए, इसी स्टेटमेंट को आप अपना क्या मान लेंगे, शो कॉज नोटिस क्या कर लेंगे, मान लेंगे, शो कॉज नोटिस मान लेंगे, और अब तो डिमांड ऑर्डर क्या कर सकेंगे, पास कर सकेंगे। तो हमने कहा अब आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब स्टेटमेंट को ही आपने क्या कर लिया है, डीम्ड नोटिस मान लिया है, तो अब आप डिमांड ऑर्डर क्या कर सकेंगे, पास कर सकेंगे। अब हमारे यहां पर पर्सन क्या करता है, डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछता है, और क्वेश्चन ये है कि स्टेटमेंट सिर्फ उसी केस में इशू होगा जब ग्राउंड जो थे वो सेम थे। तो प्रॉपर ऑफिसर ने कहा यस, हमने ये बात ऑलरेडी आपको बताई है, स्टेटमेंट तभी इशू किया जा सकता है जब ऑलरेडी पहले शो कॉज नोटिस इशू हो चुका हो, और उस शो कॉज नोटिस के अंदर हमने जो ब्रीफ आपको फैक्ट ऑफ द केस बताए थे, ग्राउंड बताए थे, वो आज रिप्रेजेंटेशन पीरियड में भी क्या हो, सेम हो, तो ही स्टेटमेंट इशू किया जा सकता है। तो हमारे यहां पर पर्सन ने कहा बात समझ में आ चुकी है, और यही बात आपका सेक्शन 74 सबसेक्शन किसमें दी है, 3 में दी है, वेयर नोटिस हैज बीन इशूड। प्रॉपर ऑफिसर ने कहा देख लीजिए क्या कहा है, नोटिस हैज बीन इशूड हो चुका है फॉर एनी पीरियड अंडर सबसेक्शन 1 में डीआरसी 01 पर्सन को ऑलरेडी आ चुका है। तो पीओ में सर्व ए स्टेटमेंट, अब आपको दोबारा डीआरसी 01 की जगह वो आपको स्टेटमेंट दे सकेगा फॉर्म डीआरसी किसमें, 02 के अंदर, और उसमें भी वो ब्रीफ क्या बताएगा, फैक्ट ऑफ द केस बताएगा, आपको क्या बताएगा, आपको ग्राउंड बताएगा, और आपको रिप्रेजेंटेशन आप दे सकेंगे डीआरसी किससे, 06 से, डीआरसी किससे, 06 है। और ये जो आपको सर्विस ऑफ स्टेटमेंट हुआ है, पीओ ने कहा देख लीजिए ये जो सर्विस ऑफ आपका क्या है, स्टेटमेंट है, इसी को ही डीम टू बी आप सर्विस ऑफ क्या मान लीजिए, नोटिस मान लीजिए। हमने यहां पर डिपार्टमेंट से कहा आप जो जूस निकालते हैं, लेकिन यहां पर आपने कहा स्टेटमेंट को ही नोटिस मान लेंगे सेक्शन 73 सबसेक्शन 1 का, तो ये आपसे लॉ में क्या हो गई, मिस्टेक हो गई है। तो प्रॉपर ऑफिसर ने कहा ये बिल्कुल भी क्या नहीं है, मिस्टेक नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं है, अदरवाइज ये मिस्टेक नहीं है। आपको पहले हमने क्या दिया, डीआरसी 01 दिया, और
और सेक्शन 74 सबसेक्शन किसका दिया, 1 का दिया, और यहां पेनल्टी लगती है 100% ऑफ कौन से अमाउंट की, टैक्स अमाउंट की। ये आपको ब्रीफ बता दिया, ग्राउंड भी बता दिए, स्टिल आप रिप्रेजेंटेशन पीरियड में 5% से ही पे किए जा रहे हैं। तो अब हम आपको स्टेटमेंट देंगे डीआरसी कौन से 02 से, और अब हम ये मानेंगे जब चूंकि आपको बता चुके हैं कि आप पे 12% बन रहा है, ओके, फिर भी आप 5% से पे किए जा रहे हो, तो इसका मतलब प्रॉपर ऑफिसर कह रहा है हम मान रहे हैं कि अब आप क्या नहीं कर रहे हैं, फ्रॉड नहीं कर रहे हैं। जब चोरी पकड़ में आ चुकी है, उसके बाद में भी जब चोर पकड़ में आ गया, उसके बाद में भी 5% से आप क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो। तो अब उस स्टेटमेंट को हम सेक्शन 73 सबसेक्शन 1 का ट्रीट करेंगे, और अगर उसके अंदर कोई टैक्स पेबल बना तो डिमांड भी उसकी हम 100% ऑफ 10% ऑफ टैक्स अमाउंट और कौन सी 10,000 विच एवर इज हायर ही कंप्यूट करेंगे। मतलब स्टेटमेंट जो होगा वो अगर सेक्शन 74 में भी इशू हुआ है तो भी उसे हम 73 सबसेक्शन 1 का ही मानेंगे। मतलब अब जब आपको पकड़ लिया था फिर भी आप 5% से पे कर रहे हो, तो अब वो क्या माना जाएगा, नॉन फ्रॉड क्या करा माना जाएगा। और उस पीरियड की अगर कोई टैक्स लायबिलिटी निकलती है तो पेनल्टी भी सेक्शन 73 और जो सब सेक्शन किसमें दी गई है, सब सेक्शन जो किसमें दी गई है, 10 में दी गई है, वो ही पेनल्टी आपके ऊपर क्या हो जाएगी, एप्लीकेबल हो जाएगी। दैट इज 10% ऑफ कौन सा है, टैक्स, और कितना है, 10,000 है, विच एवर इज कौन सा है, विच एवर इज हायर है, विच एवर इज हायर। सब सेक्शन 10 में टाइम लिमिट दी थी ऑर्डर क्या करने की, पास करने की। पेनल्टी तो हमको सबसेक्शन 1 में ही बता दी थी कि 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर होगा। तो हमारे यहां पर पर्सन ने कहा ये जूस इंटरप्रिटेशन तो आपने बहुत ही जोरदार निकाला, इसको लेके तो हमारे एग्जाम में बिल्कुल क्या सकेगा, क्वेश्चन आ सकेगा, एमसीक्यू बन सकेगा, रॉन्ग होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो सकेंगे अगर ये हम अभी इसका जूस नहीं निकालते। तो हमारे प्रॉपर ऑफिसर ने कहा समझ लीजिए एक बार दोबारा, अगर आपको डीआरसी 01 सेक्शन 74 सबसेक्शन 1 से आता है तो पेनल्टी भी आपकी कौन सी होगी, जो 74 सबसेक्शन किसमें दी है, 1 में दी है। अगर आपको रिप्रेजेंटेशन पीरियड में स्टिल आप 5% क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो अब जो स्टेटमेंट आएगा उस स्टेटमेंट को नॉन फ्रॉड मान के आपको 73 सबसेक्शन 1 वाला माना जाएगा, और पेनल्टी भी जो 73 सबसेक्शन किसमें दी है, 1 में ही दी है, वो ही आपके ऊपर क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। तो हमारे यहाँ प्रॉपर ऑफिसर ने कहा, हमारे यहाँ एसएससी ने कहा ये जूस आपका बहुत क्या रहा, इंपॉर्टेंट रहा। और स्टेटमेंट तभी आएगा जब ग्राउंड जो होने चाहिए वो स्टेटमेंट और शोकॉज नोटिस के क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। प्रॉपर ऑफिसर ने कहा देख लीजिए ये बात हमने ऑलरेडी सेक्शन 74 सबसेक्शन 4 में दे दी है, सेम 73 सबसेक्शन 4 में भी दे दी थी। स्टेटमेंट तभी होगा जब स्टेटमेंट के जो ग्राउंड है वो सेम होने चाहिए जो आपके ग्राउंड किसमें थे, जो नोटिस में थे, दैट इज डीआरसी किसमें थे, 01 के अंदर थे। तो हमारे यहां पर एसएससी ने कहा आपकी बात हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुकी है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। तो अब हमारे यहां पर अगला क्वेश्चन हमने कहा ये बन रहा है, जैसे कि आपने हमें बताया था कि शोकॉज नोटिस आने से पहले वॉलेंट्री पेमेंट कर दो, तो प्रॉपर ऑफिसर ने कहा बिल्कुल हमें बात मालूम है, डीआरसी कौन सा था, 03 था। और इवन प्रॉपर ऑफिसर ने कहा हम तो आपको ये भी याद दिला देते हैं, हमने तो ये भी कहा था आप चाहें तो खुद रिटर्न के अंदर भी क्या कर सकते हैं, रिटर्न के अंदर भी खुद क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर वो टाइम लिमिट एक्सपायर हो गई तो वॉलेंट्री आके डीआरसी किस में कर सकते हैं, 03 से भी कर सकते हैं, 03 से। अब हमारे यहां पर एसएससी क्वेश्चन पूछता है कि जैसा आपने 73 में कहा था कि आप अगर वॉलेंट्री क्या कर दे, पेमेंट कर देते हैं, वॉलेंट्री पेमेंट कर देते हैं, या ऑडिट में जो क्या हुआ था, डिटरमाइंड हुआ था प्रॉपर ऑफिसर ने, इन्वेस्टिगेशन से जो डिटरमाइंड हुआ था, एनुअल रिटर्न के रिकंसिलेशन से जो डिटरमाइंड हुआ था, अगर आप वो क्या कर देते हैं, पे कर देते हैं, और डीआरसी 03 से आप कम्युनिकेट कर देते हैं, तो आपने कहा था कि उस केस में पेनल्टी नहीं लगेगी, ऐसा आपने कहा था, सिर्फ टैक्स और इंटरेस्ट ही देंगे। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए मुझे मालूम है कि मैं फ्रॉड कर रहा हूं, लेकिन अब मैं वॉलेंट्री डीआरसी 03 से पेमेंट करके कम्युनिकेट करना चाहता हूं, तो क्या यहां पर मुझे पेनल्टी में कोई माफी मिल जाएगी? तो प्रॉपर ऑफिसर ने कहा बात आपकी बिल्कुल बढ़िया है, इसके लिए हमने प्रोविजन प्रावधान बनाए हैं ताकि आप पेमेंट करके चैन की नींद क्या कर सकें, सो सकें, निश्चिंत हो सकें। और इसके लिए हमने आपको प्रोत्साहित भी करा है, एनकरेज करा है एक अच्छा प्रोविजन लाके, सो डेट जितने भी फ्रॉड करने वाले पर्सन हैं, सपरेशन ऑफ फैक्ट करने वाले पर्सन हैं, विलफुल मिस स्टेटमेंट वाले पर्सन हैं, वो खुद कम फॉरवर्ड होके डीआरसी 03 से पेमेंट करके कम्युनिकेट कर सकते हैं। और उनके लिए पेनल्टी में हमने रिलैक्सेशन दिया है, और वो रिलैक्सेशन हमने क्या दिया है वो हम जरूर आपको क्या करते हैं, बताते हैं। और वो हमने 74 सबसेक्शन 5 में उसका प्रावधान है, और प्रावधान हमने ये बनाया है कि पेनल्टी 100% की जगह मात्र कितनी कर देंगे, हम 15% कर देंगे, इंस्टेड ऑफ कितना, 100%,
25% आपको पेनल्टी का डिस्काउंट देके मात्र 15% ऑफ क्या कर देंगे, टैक्स पेमेंट कर देंगे। अगर आप शोकोस नोटिस आने से पहले वॉलंटरी आके क्या कर देते हैं, पे कर देते हैं, तो आप पे मात्र 15% ऑफ क्या होगा, टैक्स होगा, और आपको अब कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा, कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा, आपको कोई प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी। ये प्रावधान हमने 74 सबसेक्शन 5 से बनाया है। प्रॉपर ऑफिसर ने कहा, आइए हम आपको बता देते हैं कि बिफोर सर्विस ऑफ नोटिस, दैट इज सेक्शन 74 सबसेक्शन जो 1 था, अगर आप क्या कर देते हैं, पे कर देते हैं, टैक्स पे कर देते हैं, इंटरेस्ट 18% पर एनम वाला है, ओके, और पेनल्टी इक्विवेलेंट टू कितना, 15%। प्रॉपर ऑफिसर ने कहा, ये देखिए कितनी दी है पेनल्टी हमने आपको, मात्र कितनी, 15% ऑफ टैक्स है। वैसे तो नॉर्मली 100% है, लेकिन शोकोस नोटिस आने से पहले आप कम फॉरवर्ड हो जाए, वॉलंटरी आप पेमेंट कर दें, मात्र 15% ऑफ क्या करें, टैक्स का पेमेंट कर दें। अब कोई भी आपको नहीं दिया जाएगा नोटिस, और ये जो आप पेमेंट करेंगे कौन सा, ओन असर्टेनमेंट से या फिर ऑडिट से डिटेक्ट हुआ, इन्वेस्टिगेशन से डिटेक्ट हुआ, तो जो प्रॉपर ऑफिसर ने क्या करा है, डिटरमाइन करा है, वो टैक्स का अमाउंट, उसका 15% पेनल्टी, और जो ब्याज लगना है वो, और अब किसी तरह का आपको क्या नहीं आएगा, नोटिस नहीं आएगा। और ये जानकारी आप हमें कौन से दे देंगे, DRC 03 से दे देंगे। तो हमारे यहां पर्सन ने कहा, ये अच्छा प्रोविजन बनाया है, सो डेट मैक्सिमम लोग आगे आ सकें, 15% टैक्स अमाउंट की पेनल्टी दे सकें, और अपने पे होने वाली प्रोसीडिंग से क्या कर सके, बच सकें। तो हमारे प्रॉपर ऑफिसर ने कहा, देखिए रेडीमेड जूस है, वॉलंटरी पेमेंट आप कर सकते हैं, टैक्स अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट, पेनल्टी कितनी है, 15% की है, 15% ऑफ कौन से अमाउंट की है, टैक्स अमाउंट की क्या है, पेनल्टी है, तो 85% पेनल्टी आपकी क्या कर देंगे, हम यहां पर वेव कर देंगे, हम यहां पर क्या कर देंगे, वेव कर देंगे। अब हमने यहां पर प्रॉपर ऑफिसर से एक क्वेश्चन और पूछा कि मान लीजिए साहब, जो आदमी क्या कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, उसके चांसेस कम है कि वो खुद आगे निकल के आए, क्योंकि वो तो कौन व्यक्ति है, चोर व्यक्ति है। लेकिन चोर व्यक्ति को जब आप क्या कर लेते हो, पकड़ लेते हो, तो आपके इंटरेस्ट में भी एक बात है कि आप अगर उसे पेनल्टी में कुछ रिलैक्सेशन दे दें, तो आपको वहीं गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डिमांड ऑर्डर पास करने की प्रोसीडिंग, समय, आपकी मेहनत, सब क्या हो जाएगा, बच जाएगा। और अगर आप उसे कुछ लालच दे दें कि तुम क्या कर लो, मान लो, और थोड़ी सी पेनल्टी क्या करके पे कर दो, तो आपका समय बच जाएगा, ओके, वो अपील में नहीं जाएगा, तो वो चीज वहीं पर ही क्या हो जाएगी, दब जाएगी। ऐसा कोई प्रोविजन आपने लॉ में क्या करा हो, बनाया हो तो बताइए, और नहीं है तो बनाए। तो हमारे यहां प्रॉपर ऑफिसर ने कहा, बिल्कुल इसके रेस्पेक्ट में भी हमने प्रोविजन बनाया है, सेक्शन 74 और सब सेक्शन 8 से बनाया। और वो क्या कहा है हमने, आप अगर क्या कर देते हैं, पे कर देते हैं विद इन 30 डेज ऑफ इश्यू ऑफ कौन सा है, नोटिस, विद इन 30 डेज ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस। आपको कहा था कि वैसे ये सर्विस ऑफ नोटिस होना चाहिए, लेकिन वर्ड कौन सा यूज करा है, इश्यू ऑफ नोटिस। मन से हम सर्विस मान सकेंगे, लिखना पड़ा तो इश्यू ऑफ क्या लिखेंगे, नोटिस लिखेंगे, दैट इज 30 डेज। तो विद इन अगर आप 30 डेज में क्या कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं, तो पेनल्टी का अमाउंट कितना हो जाएगा, पेनल्टी का अमाउंट कम होकर 25% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। शो कॉज नोटिस से पहले वॉलंटरी आके कर दें तो 15 था, अभी भी कर दें कितने दिनों में, 30 दिनों में, तो पेनल्टी का अमाउंट कितना कर दिया जाएगा, मात्र 25%, मतलब 75% पेनल्टी आपकी वेव हो जाएगी। अब आपके अगेंस्ट डिमांड ऑर्डर पास नहीं होगा, प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी, मामला यहीं पर ही क्या कर दिया जाएगा, निपटा दिया जाएगा, सल्टा दिया जाएगा। ओनली 25% ऑफ टैक्स अमाउंट आपको क्या करना है, पे करना है। लेकिन ध्यान रखिए, यह सुविधा तभी मिलेगी जब आप 30 दिनों के अंदर क्या कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं। तो हमारे यहां पर पर्सन ने कहा प्रोविजन अच्छा लगने लगा है, अच्छा बनाया है, पहले 25-15 दिया है, बाद में आपने कितना दिया है, 25 दिया है। तो हमारे यहां पर्सन ने कहा बहुत बढ़िया, तो यह भी होता कि आप अगर डिमांड ऑर्डर पास करने के बाद में भी कुछ कंसेशन देते तो आपके फेवर की कर रहा हूं, तो फिर वो अपील ही नहीं कर पाता। ओके, आप अगर उसको कहते हैं कि चल 100% की जगह थोड़ी कम पेनल्टी दे दे, लेकिन अब क्या ना करना, अपील ना करना, तो उसके फेवर का तो यह होता कि उसकी पेनल्टी बच जाती, आपके फेवर का यह होता कि अब वो अपील में जाएगा नहीं, तो समय, मेहनत, सब कुछ आपका भी क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो ऐसा प्रोविजन में लॉ में क्या होना चाहिए, बनाना चाहिए, ताकि दोनों के लिए विन विन क्या हो सके, विन विन पोजीशन हो सके। तो हमारे यहां प्रॉपर ऑफिसर ने कहा बिल्कुल इसके लिए भी हमने क्या बनाया है, प्रोविजन बनाया है, सब सेक्शन किससे, 11 से। और हमने कहा है डिमांड ऑर्डर आने के विद इन कितने डेज में, 30 डेज में, दैट इज सर्विस ऑफ डिमांड ऑर्डर के अगर विद इन 30 डेज में आप प्रॉम्प्ट क्या कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं, तो मात्र 50% ही क्या ली जाएगी, पेनल्टी ली जाएगी। वैसे 74 की पेनल्टी कितनी है, तो हमारे यहां प्रॉपर ऑफिसर ने बताया 100% है, लेकिन हमने आपको हर जगह पे क्या दिया है, रिलैक्सेशन दिया है कि पहले आ जाओ शोकोस नोटिस से 15%, शोकोस नोटिस के 30 दिनों में आ जाओ तो कितना, 25%, डिमांड ऑर्डर के 30 दिनों में आ जाओ तो कितना, 100%, 50%, और नहीं तो 100% पेनल्टी का प्रोविजन
प्रोविजन तो बनाया ही बनाया है। तो हमारे यहां पर हमारे प्रॉपर ऑफिसर ने कहा बिल्कुल प्रोविजन बनाया है आपके लिए, सो दैट आप अपील ना करें, प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दें, हमें टैक्स के इंटरेस्ट की पेनल्टी की रिकवरी हो जाए। अब आप अपील में ना जाएं तो हमारा समय, हमारी एनर्जी, हमारा वक्त, हमारी कॉस्ट भी क्या हो जाए, बच जाए। बस करना क्या है, 30 दिनों में आपको अपनी लायबिलिटी एडमिट करके अपील नहीं करके 50% पेनल्टी क्या करनी है, पे करनी है। 50% पेनल्टी क्या कर देनी है, पे कर देनी है। तो हमारे ये प्रोविजन सबसेक्शन किससे बनाया, 11 से बनाया। फायदा ये होगा सारी प्रोसीडिंग अब आपके क्या हो जाएगी, कंक्लूड हो जाएगी। तो 50% पेनल्टी का आपको वेवर मिल जाएगा अगर आप 30 डेज में क्या कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं। ये आपको एक इंसेंटिव दिया है, आपको क्या दिया, इंसेंटिव दिया है, सो दैट आप अपनी लायबिलिटी को अब क्या कर ले, एडमिट कर ले। आप अब क्या ना करें, अपील ना करें, आप क्या ना करें, अपील ना करें। हमारे यहां पर पर्सन ने पूछा मान लीजिए शो कोस नोटिस आने के 30 दिनों में पेमेंट नहीं करूं, 30 दिनों के बाद में करूं तो पेनल्टी कितनी होगी। तो प्रॉपर ऑफिसर ने कहा क्वेश्चन बढ़िया है, ध्यान से सुनो। 30 दिनों में करते तो 25% पेनल्टी थी, 30 दिनों में नहीं किया तो 25 तो नहीं होगी, लेकिन 50% क्या होगी, पेनल्टी का बेनिफिट मिल जाएगा। डिमांड ऑर्डर आने के 30 दिनों में कर दोगे तो भी 50% पेनल्टी का बेनिफिट मिल जाएगा, नहीं करोगे तो फिर कितनी लगेगी, 100% ही लगेगी। और ये देखिए अगर शोकोस नोटिस सर्विस के आफ्टर 30 डेज पेमेंट करते हैं तो पेनल्टी कितनी होगी, 50% ही लगेगी, 25% पेनल्टी का आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा अगर आप शोकोस नोटिस के 30 दिनों में क्या नहीं करते हैं, पेमेंट नहीं करते हैं। हमारे यहां पर्सन ने कहा बात बिल्कुल समझ में आ चुकी है। डिमांड ऑर्डर कितने समय में पास करना है, ये बात भी समझ में आ चुकी है। डिमांड ऑर्डर सब सेक्शन 9 से पास किया जाता है, ये बात भी हमें मालूम है। ऑर्डर पास होता है डीआरसी किससे, 0, डीआरसी किससे, 07 से, ये बात समझ में आ गई है। पेनल्टी 15, 25, 50 और कितनी होगी, 100% ऑफ टैक्स होगी, ये भी हमें अच्छे से बात समझ में आ चुकी है। तो ये हमारे सेक्शन 74 का प्रोविजन था। हमारे यहां पर्सन ने कहा बात फिनिश नहीं है, मन में एक सवाल आ रहा है, बहुत जरूरी सवाल है, और सवाल यह है कि मैंने टैक्स पे नहीं किया था, मैंने टैक्स पे नहीं किया था तो आपने मेरे अगेंस्ट प्रोसीडिंग तो शुरू करी, 73, 74 में आपने मेरे अगेंस्ट क्या करी, प्रोसीडिंग करी, लेकिन आपने साथ में कहा कि ये जो डिफॉल्ट है, ये जो आपके डिफॉल्ट है, इस डिफॉल्ट के तो पनिशमेंट भी है सेक्शन 132 में। 5 करोड़ से ज्यादा का घपला किया है आपने तो 5 साल तक की आपके रहने पीने खाने की व्यवस्था 132 ने करी, इंप्रिजनमेंट है। अगर 2 करोड़ से ज्यादा 5 करोड़ तक का है तो 3 साल तक के रहने खाने पीने की व्यवस्था 132 के प्रोविजन से है। 1 करोड़ से ज्यादा और कितना है, 2 करोड़ तक का है तो 1 साल तक की जेल के प्रोविजन है। तो अब हमारे यहां पर हम पूछना चाहते हैं कि अगर मुझे मालूम पड़े मुझे क्या होगी, जेल होगी सेक्शन 132 से, तो क्यों ना मैं ये 10% टैक्स पेनल्टी पे करके, 15% पे करके, 25% पे करके, 50% पे करके, और मैं उस प्रोसीडिंग को भी क्या कर लूं, कंक्लूड करा लूं, सो दैट मेरे को जेल की हवा खाने को ना मिले। तो हमारे यहां प्रॉपर ऑफिसर ने कहा क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनाया है, तुम्हारे एग्जाम में बिल्कुल इस तरीके से आ सकता है, पूछा जा सकता है। तो सुनो इसका आंसर और देखो, एक्सप्लेनेशन में कहा है ऑल प्रोसीडिंग, ऑल जो प्रोसीडिंग है इन रेस्पेक्ट ऑफ क्या है, सेड नोटिस, जिस ग्राउंड पे आपकी क्या हो रही है, डिमांड हो रही है। जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं लेकिन इनवॉइस इशू नहीं कर रहे हैं, बिना सप्लाई के क्या किए जा रहे हैं, इनवॉइस इशू किए जा रहे हैं। तो 132 में इम्प्रिजनमेंट के आपके क्या है, प्रोविजन है। ओके, तो ऐसी स्थिति में लॉ ने का ऑल प्रोसीडिंग क्या होगी, शैल नॉट इंक्लूड, सारी प्रोसीडिंग कंक्लूड नहीं होगी, शैल नॉट इंक्लूड प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 132। तो इम्प्रिजनमेंट वाली प्रोसीडिंग क्या नहीं होगी, कंक्लूड नहीं होगी। तो हमारे यहां पर्सन ने कहा अब बात समझ में आई, जो हमारा थॉट चल रहा था कि मैं क्या कर दूंगा, पे करके सारी प्रोसीडिंग कंक्लूड करवा लूंगा, ये जो मेरे समझ में आ रही थी ये नहीं है। इम्प्रिजनमेंट वाली जो प्रोसीडिंग है वो क्या नहीं होगी, कंक्लूड नहीं होगी। दैट इज क्रिमिनल और प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग को कंक्लूड ट्रीट नहीं करेंगे। हमारे यहां पर पर्सन ने का समझ में आ गई, लेकिन एक क्वेश्चन और दिमाग में आया। क्वेश्चन ये है, सेक्शन 137 का रेफरेंस देके पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए असेसी जो पर्सन है वो हमारा कंपनी है, कंपनी के अगेंस्ट क्या हो रही है, डिमांड हो रही है, कंपनी के अगेंस्ट डिमांड हो रही है, सप्लाई कर रहे हैं लेकिन उसकी इनवॉइस ही क्या नहीं कर रहे हैं, इशू नहीं कर रहे हैं। ओके, फ्रॉड कर रहे हैं, टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, टैक्स नॉट क्या है, पेड है। ओके, तो 74 में प्रॉपर ऑफिसर ने कंपनी पे क्या ली, प्रोसीडिंग ली। लेकिन जैसा आपने सेक्शन 137 में समझाया था कि अगर मान लीजिए कंपनी को क्या होती है, कंपनी पे कार्रवाई होती है, तो कंपनी के जो अदर पर्सन होंगे, जैसे कि क्या होंगे, डायरेक्टर होंगे, जो इस चीज के लिए जिन्हें मालूम था कि ऐसा हो रहा है, उनको भी क्या दिया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा, उनके अगेंस्ट भी क्या की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। डिपार्टमेंट ने कहा, प्रॉपर ऑफिसर ने कहा बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्वेश्चन क्या है वो बताएं आप। तो हमारे यहां पर्सन ने पूछा, क्वेश्चन हमारा ये है कि मान लीजिए कंपनी क्या कर लेती है, प्रोसीडिंग कंक्लूड करवा लेती है, टैक्स अमाउंट क्या कर देती है, पे कर देती है, इंटरेस्ट जो है वो पे कर देती है, और जो पेनल्टी है 15, 25, 50 जो भी पेनल्टी है वो पेनल्टी क्या करके, पे करके अपने अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग शुरू हुई थी उसको कंक्लूड करवा लेती है। डायरेक्टर अब ये जानना चाहता है, जब कंपनी क्या कर चुकी है, टैक्स का पेमेंट कर चुकी है, कंपनी इंटरेस्ट का पेमेंट कर चुकी
चुकी है, कंपनी भी पेनल्टी क्या कर चुकी है, पे कर चुकी है। तो क्या अब मेरे पे भी, अब मेरी प्रोसीडिंग भी कंक्लूड मानी जाएगी या मेरे को भी पेनल्टी क्या करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी? क्योंकि जिस वजह से मेरे को भी डायरेक्टर को नोटिस दिया था, कंपनी ऑलरेडी उसकी टैक्स का, इंटरेस्ट का, पेनल्टी का पेमेंट कर चुकी है। तो प्रॉपर ऑफिसर ने कहा यह क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया है। अगेन ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में केस बेसिस देखना मिल सकता है। इसका आंसर हमने एक्सप्लेनेशन में दिया है और क्या कहा है, वेयर ए नोटिस अंडर सेम प्रोसीडिंग इज इशू टू मेन पर्सन। प्रॉपर ऑफिसर ने कहा ये मेन पर्सन आपकी क्या है, कंपनी है, दैट इज जो मेन पर्सन लायबल टू पे क्या है, टैक्स है, ओके। और सम अदर पर्सन, प्रॉपर ऑफिसर ने कहा ये सम अदर पर्सन का जूस आपका कौन है, डायरेक्टर है। एंड सच प्रोसीडिंग अगेंस्ट द मेन पर्सन हैव बीन क्या है, कंक्लूडेड। उसने टैक्स का पेमेंट कर दिया। प्रॉपर ऑफिसर ने कहा कंक्लूडेड का मतलब इंटरेस्ट भी पे कर दिया, जो पेनल्टी लगनी थी वो उसने क्या कर दी, पे कर दी। तो एक्सप्लेनेशन ने कहा, प्रॉपर ऑफिसर कह रहा है, देख लो एक्सप्लेनेशन कह रहा है, द प्रोसीडिंग अगेंस्ट ऑल द पर्सन, जो डायरेक्टर है वो लाइबल टू क्या है, पेनल्टी, डीम टू बी कंक्लूडेड। तो उन्हें पेनल्टी पे नहीं करनी होगी और उनके लिए भी प्रोसीडिंग को डीम टू बी क्या मान लिया जाएगा, कंक्लूडेड मान लिया जाएगा। तो मेन पर्सन तो कौन हो गई, कंपनी हो गई। प्रॉपर ऑफिसर ने कहा देख लीजिए जूस, अदर पर्सन का मतलब क्या हो गया, डायरेक्टर हो गया। रेफर कौन सा है, सेक्शन 137 है। तो अब उन्हें पेनल्टी पे नहीं करनी है, उनकी प्रोसीडिंग को क्या मान लिया जाएगा, कंक्लूडेड मान लिया जाएगा। तो हमारे यहां पर्सन ने कहा ये बात भी समझ में आ गई है, ओके, इसको लेके क्वेश्चन बन सकेगा। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन से आंसर दे सकेंगे। हमारे यहां पर्सन पूछता है ये जो सेपरेशन ऑफ क्या होता है, फैक्ट होता है, विलफुल मिस स्टेटमेंट होता है, तो इसका मतलब क्या है। जैसे मुझे कोई रिटर्न फाइल करना था, मैंने रिटर्न के अंदर कोई गलत जानकारी दे दी है या मैंने रिटर्न में जानकारी नहीं दी है, तो क्या इसे सेपरेशन ऑफ फैक्ट और विलफुल मिस स्टेटमेंट माना जाएगा। या डिपार्टमेंट ने हमसे कभी कोई जानकारी मांगी थी, ओके, और हमने वो जानकारी नहीं दी या फिर गलत जानकारी हमने वहां दे दी, तो क्या उसे विलफुल मिस स्टेटमेंट या सेपरेशन ऑफ फैक्ट माना जाएगा। तो हमारे यहां पर प्रॉपर ऑफिसर ने कहा अगेन क्वेश्चन बढ़िया है, बिल्कुल केस बेसिस आपका क्वेश्चन आ सकेगा एग्जाम में। सेपरेशन शैल मीन, हम यहां बता रहे हैं नॉन डिक्लेरेशन ऑफ फैक्ट, जहां आपको बताने थे, खुद से बताने थे, नहीं बताए वो सेपरेशन है, पूछे नहीं बताए वो भी सेपरेशन है। और इंफॉर्मेशन विच ए टैक्सेबल पर्सन इज रिक्वायर्ड, प्रॉपर ऑफिसर ने कहा देख लो कौन सा वर्ड यूज किया है, क्या है, रिक्वायर्ड वर्ड यूज करा। कौन सा वर्ड यूज करा है, रिक्वायर्ड वर्ड यूज करा है। जहां आपको रिक्वायर्ड था किसमें, रिटर्न के अंदर, स्टेटमेंट में, रिपोर्ट में, या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट जो आपको क्या करने का था, देने का था। और कौन सा, अदर डॉक्यूमेंट। तो वहां आपने क्या करा, नहीं दिया है, तो उसे क्या मान लिया जाएगा, सेपरेशन मान लिया जाएगा। तो ये हमने पूरे सेक्शन 74 का हमने यहां पर क्या निकाल लिया है, जूस निकाल